जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है, मिस रेणु सूद करनाट। मैम थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। मैम अगर शुरू करें तो काफी पिछला साल जो था काफी टफ एनवायरनमेंट हमको देखने को मिला, लेकिन एचडीएफसी स्टिल एबल टू ग्रो अराउंड 20%। किस तरह की डिमांड आपको देखने को मिली और किस तरह से ये पॉसिबल रहा है? देखिए, डिमांड तो पूरे साल में काफी कंसिस्टेंट थी। हाँ, ये जरूर है कि लास्ट क्वार्टर में कई सिटीज में हमने थोड़ा ज्यादा डिमांड देखी है, पर अगर आप दिसंबर के नंबर्स भी देखिए और सितंबर के नंबर्स भी देखिए तो डिमांड हैज बीन कंसिस्टेंट। इस बार क्या हमने देखा, साउथ की जो हमारी ब्रांचेस हैं वहां हमने काफी बढ़ोतरी देखी है। चेन्नई अगर देख लीजिए और चेन्नई के आसपास के जो सिटीज हैं, कोयम्बतूर में भी देखेंगे, वहां भी काफी वी सीन ग्रोथ। कोचिन वगैरह में बीच में काफी सेल्स कम हो गई थी, पर इस साल त्रिवेंद्रम में अगर देखेंगे तो ग्रोथ है। पूना इज अनदर स्टेट। तो आई थिंक कारण ये था कि जहां हाउसिंग की प्राइसिंग इतनी बड़ी नहीं थी वहां इतना कोई मध्यमता नहीं आई थी। बम्बई जैसे शहर में हमने देखा गया हो, लास्ट क्वार्टर में बम्बई में भी फर्क पड़ा है, बम्बई में भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। पर अगर पिछले एक साल से देखिए, बम्बई में जो बम्बई की क्षमता है, जितनी हमारी बिजनेस आ सकती है, उससे बहुत कम आ रही है बिजनेस। एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन? बिकॉज आई थिंक चेन्नई जहाँ पे आपकी डिमांड ज्यादा देखने को मिली, वहां पे इट वाज नॉट योर ज्यादा इंपॉर्टेंस आप नहीं दी जाती थी, और इनफैक्ट ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वहां से नहीं थी। बट एनी पर्टिकुलर रीजन की साउथ में आपका ज्यादा बिजनेस इस बार देखने को मिला है? कुछ पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल रहे हैं? मेरे हिसाब से एक तो एम्प्लॉयमेंट जो है काफी चेन्नई में देखिए, अगर बैक ऑफिस, बीपीओ, आईटी जिसको और दूसरी ऑटोमोबाइल अगर आप देखेंगे, जो ओएमआर रोड है वो बिल्कुल कहते हैं इंडिया का डेट्रॉयट बन गया है। तो काफी जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, तो लोग भी वहां मूव कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज भी जो बन रही है, अगर वही मकान बिल्कुल इसी क्वालिटी का, उसी साइज का, उसी क्वालिटी का आप चेन्नई में देखें, दिल्ली में देखें और मुंबई में देखें, तो द मल्टीपल्स ऑफ प्राइसिंग इज सो हाई कि वहां उस क्वालिटी की अफोर्डेबिलिटी इज फार मोर जहां दिल्ली और बॉम्बे से कनेक्टेड है। तो इसलिए लोग भी है, डिमांड भी है, जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, तो इसके कारण चेन्नई एंड सम ऑफ द सिटीज इन द साउथ वी सी द ग्रोथ। हैदराबाद में भी अगर देखा जाए तो हैदराबाद भी एक ऐसी सिटी है जहां जितनी एक्सपेंशन होनी चाहिए थी, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, कंपैरेटिवली कम है बिकॉज ऑफ द तेलंगाना प्रॉब्लम। पर लास्ट 6 मंथ्स में क्योंकि थोड़ा सा तेलंगाना का जो प्रॉब्लम है डाई डाउन हो गया है, लास्ट 6 मंथ्स में हमने वहां भी फिर से देखा है कि बिजनेसेस कम अप। अगर ब्रॉडली स्पीकिंग आपके नंबर्स को भी देखा जाए तो मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, इनफैक्ट स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। बट जिस तरह का चैलेंजिंग ईयर रहा है, किस तरह से मैनेज किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कहा जाए, और अगला साल आप किस तरह से ब्रॉडली देख रही हैं? क्या लगता है कि FY 12-13 विल बी बेटर ईयर इन टर्म्स ओवरऑल? देखिए, कोशिश जहां तक हम लोगों की है, मैनेजमेंट की है, हमारे सारे कॉलीग्स की है, एम्प्लॉयज की है, वो तो यही रहा है कि हर साल पिछले साल से बेटर हो। और जहां तक ग्रोथ का सवाल है, इस साल भी जो हमारी उम्मीद है, ग्रोथ है, जो हमारी टारगेट्स हैं, वो 20-22% ग्रोथ के हैं। जिस तरह से पहला महीना भी, ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू से, पर जिस तरह से लोगों की फोनें आती हैं या इंक्वायरीज आती हैं, मुझे कोई डर या शक नहीं है कि हमारी 20% तक 22% की ग्रोथ नहीं होगी। गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, आई मीन एचडीएफसी ने पिछले कई सालों में भी अगर मार्जिन्स भी देखें या स्प्रेड्स भी देखें कंपनी के, तो एक लिमिटेड रेंज में मूव किए हैं, और अगले आने वाले कुछ समय में सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्राज़ील में कमी आएगी। तो आपको लगता है मार्जिन्स पे कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है थोड़ा सा? देखिए, अगर 4-5-6 बेसिस पॉइंट्स में कोई फर्क पड़े तो पड़े, नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं 2.2, 2.15, 2.2 से 2.25, 2.3 तक हमारे स्प्रेड्स रहने चाहिए। तो जिस तरह से अभी मार्केट्स है, इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स तो थोड़े बहुत डाउनवर्ड्स ही हैं, एक बारी तो आरबीआई ने कम कर ही दिए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे स्प्रेड्स 2.2 के आसपास रहने के लिए। मैम, एचडीएफसी की अगर ओवरऑल ब्रॉडली बात की जाए तो जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है, जिस तरह की आपकी, लेकिन जो ग्रोथ है उसके लिए आपको एक एडिक्वेट कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी फिलहाल एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, हेल्दी लेवल पे कहा जा सकता है।
लेकिन जिस तरह से आप ग्रोथ देख रहे हैं, अपने कहा 20 से 22% की ग्रोथ की, आपको ऑब्वियसली एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, तो क्या ब्रॉडली प्लान देखिए रहेगा? अभी तो हमारे पास बहुत कैपिटल है। अगर आप अभी भी देखिए, हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी है 14.6 है। रेगुलेशंस रिक्वायर करते हैं कि हम 12 पे हों, ठीक है। उसमें से 12 में से भी टियर 1 जिसको कैपिटल कहा जाता है वो 6 रहना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो जहां तक ये कैपिटल एडिक्वेसी का सवाल है, तो हमारे को कोई कैपिटल एडिक्वेसी की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जैसे अगले साल कपल ऑफ इयर्स में इंडिया भी बाजल 2 और बाजल 3 की तरफ ही देख रही है। तो जैसे ये बाजल 2 की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इनफैक्ट कैपिटल थोड़ा रिलीज ही होगा। तो इसलिए आई थिंक कैपिटल इज नॉट एन इश्यू। एंड वैसे भी अगर आप देखिए, अगर कैपिटल की जरूरत भी पड़े तो HDFC की रेटिंग इज इनफ फॉर अस टू बी एबल टू रेज कैपिटल। Obviously, there is no question about it, ma'am. But going forward from here, अगर आप देखा जाए तो जिस तरह के आप ग्रोथ नंबर्स टारगेट करेंगे, लेकिन आपने स्पेसिफिकली एक बात की कि जो पॉकेट वाइज अपने ग्रोथ का, कि साउथ में आपकी ज्यादा पॉकेट हुई है। नहीं, दिल्ली में भी एक्चुअली दिल्ली वाज वेरी गुड। दिल्ली वाज वेरी गुड, बट साउथ वाज आई थिंक मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम HDFC. बट गोइंग फॉरवर्ड क्या फोकस रहेगा रीजन वाइज अगर देखा जाए तो? बिकॉज मुंबई हैज बीन इन अ कंसोलिडेटेड फेज फॉर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स. देखिए, जिस तरह से हमारी प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग ये रहती है कि जो भी ब्रांच है वो ब्रांच उस एरिया का मुआयना करके बता डिसाइड करते हैं कि हमारी ये ग्रोथ हो सकती है, और उस सब ब्रांचेस की क्यूमुलेशन की जाती है कि HDFC इतना ग्रो कर पाएगा। तो क्या होता है कि हर इट इवॉल्व्स कि कभी कोई रीजन बढ़ता है, कभी कोई रीजन बढ़ता है। पहले अगर 5 साल पहले देखते तो मुंबई वाज सो बिग कि मुंबई के साथ कोई नहीं कम्पीट कर पाता था। अब उल्टा देखिए तो अब दिल्ली इतनी बड़ी हो गई है कि दिल्ली की जो मंथली जो डिसबर्समेंट्स हैं, चेन्नई भी उसके सेकंड ही रहती है। तो ये तो रहता है, ये चेंज तो रहता ही है। जहां ग्रोथ होती है, जहां पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, जहां जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। पर यह है कि मेट्रोज जो हैं, जो ज्यादातर मेट्रोज में बिकॉज ऑफ नेचुरली इकोनॉमिक एक्टिविटी अट्रैक्टिंग जॉब्स, मेट्रोज में जो है ग्रोथ हमेशा सेकेंड टियर और 2 टियर सिटीज से बेशक परसेंटेजेस में कम होगी, पर वॉल्यूम में ज्यादा होती है। बट टायर 2, टायर 3 या टायर 4 सिटीज में डिमांड अब बढ़ रही है। इंदौर में, चंडीगढ़, नासिक, I think Pune though I would say is nearly tier 1 city, but these places we are seeing great growth. Bhubaneswar, Calcutta, in fact last quarter Calcutta में हमने काफी growth देखी है। Now हालांकि Calcutta is a metro, but compared to the percentage contribution of Calcutta compared to others is very small. So we see the growth. वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद में आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मिस रेणु सूद करनाथ। जिस तरह की प्राइसेस आप बोल रही थी कि मेट्रो में प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, काफी समय से लोग ऐसे उम्मीद करके रखे हुए हैं कि कंसोलिडेशन आएगा प्राइसेस में और नीचे जाएंगे प्राइसेस। व्हाट इज योर व्यू ब्रॉडली, कि आपको लगता है प्राइसेस अब यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे? देखिए, कई सिटीज में हो सकता है कि 5-10% तक कम होंगी। अगर जैसे बॉम्बे देखिए, बॉम्बे में आजकल कोई सप्लाई नहीं है, तो जो भी मकान है नेचुरली उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। पार्ट्स ऑफ दिल्ली, क्योंकि कई पार्ट्स हैं जहां एस्पिरेशनल है, सब साउथ दिल्ली में आके रहना चाहते हैं, सब क्लोजर टू गुड़गांव में लेना चाहते हैं। उन मेरे ख्याल से वहां जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, अच्छी का मतलब आई डोंट मीन एक्सपेंसिव, इट कैन इवन बी अ स्मॉलर प्रॉपर्टी, बट मुझे नहीं लगता कि वहां आप बहुत प्राइसेस को नीचे जाते देखेंगे। हाँ, ये जो थोड़ी दूर की प्रॉपर्टीज है वहां थोड़ा करेक्शन अगर होगा, पर 5-10% से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगा। बिकॉज अभी भी देखिए ना, डिमांड इतनी है। अभी भी 30%, 60% ऑफ आवर पीपल, अगर आप हमारे डेमोग्राफिक देखिए, 30 साल से कम के हैं। लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, लोग मूव कर रहे हैं। और आजकल अगर हम देखेंगे HDFC की जो एवरेज एज है हमारी बोरोवर की, वो 37-38 के करीब है। जब हमने शुरू किया था तब 40-42 होती थी, तो थोड़ी एवरेज एज कम आ रही है।
हाउसिंग की शॉर्टेज अभी भी बहुत है। कितने लोग अभी भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो रहना चाहते हैं, इसलिए कि दे कांट अफोर्ड टू मूव आउट। तो आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मे बी आई थिंक अनदर 10-15 years बिफोर कि हम ऐसी स्टेट पे ऐसी सिचुएशन पे पहुंचे कि हमारी हाउसिंग की सैचुरेशन हो जाए। जस्ट रिलेटेड टू दैट प्राइसेस, अगर प्राइसेस की कंपैरिजन में अगर कंटिन्यू किया जाए तो HDFC के लिए भी अगर पिछले साल में देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में ही इनफैक्ट एवरेज टिकट साइज तो था करीब 18.5 लाख के आसपास का था, अब वो इस क्वार्टर में बढ़ गया है और 1 लाख के आसपास। क्या उसको रियल एस्टेट की कीमतों से लिंक किया जा सकता है कि इस बार डिमांड ज्यादा मेट्रो से है? कौन सा रीजन रहेगा? नहीं, डेफिनेटली अगर 18.6 था, अब 19.5 हुआ है, तो इसमें से मैं बोलूंगी 50% है बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, and 50% I would say is because people are able to buy higher cost housing. रियल एस्टेट रेगुलेटर की बात काफी समय से बातचीत चलती आ रही है, इस पे कोई खास एक्शन देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में एटलीस्ट वो प्रपोज किया गया है। लेकिन जो प्रपोज भी किया गया है, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो प्रो बिल्डर एक रेगुलेशन बिल है। अब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आपने देखा होगा, आई एम श्योर ऑन दिस, एंड व्हाट इज योर टेक? देखिए, एक बात तो जरूर है कि रेगुलेटर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर एक बारी रेगुलेटर को स्थापित किया जाए तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इम्प्रूव अपॉन हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से उसको पॉजिटिव लाइट में देखना चाहिए, नेगेटिव में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर फॉर अ मिनट अगर बिल्डर्स के प्रो है, पर आई डोंट थिंक इवेंचुअली एटलीस्ट देयर इज अ बॉडी कि जहां अभी कॉमन मैन कहीं नहीं जा सकता। अगर उसने मकान लिया है तो उसमें पानी आ रहा है, पर्सन कैन गो नोवेयर अदर देन गोइंग टू द कोर्ट्स। तो अगर ये रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बिल पास हो जाए और रेगुलेटर हो, तो इवेंचुअली जो पावर्स होंगी, जो उनको वेस्ट की जाएगी, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उससे तो रियल एस्टेट सेक्टर में फायदा ही होगा मेरे हिसाब से। सो आई थिंक वी शुड लुक एट इट फ्रॉम अ मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट। जस्ट टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर, काफी रेगुलेटरी चेंजेस किए गए हैं पिछले कुछ मंथ्स में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चेंज था वो है प्री पेमेंट पेनल्टी को हटाने की बात है। इट इज अ वेरी प्रो कंज्यूमर इनिशिएटिव बाय NHB एंड RBI ने भी हाल ही में इसको किया है। कितना फायदा आपको लगता है कि इससे ग्राहकों को होगा, और HDFC को क्या क्या इसका फायदा मिला? बिकॉज काफी कंपेटिटिव रेट्स हैं आपके। देखिए, एक्चुअली आई वुडंट लुक एट इट एज अ फायदा और अ नुकसान, बिकॉज जहां तक ये प्रीपेमेंट चार्जेस का कंसर्न है, अगर आप अपने सेविंग्स में से पे कर रहे थे या आपको अपने सोर्सेस से पे कर रहे थे, कहीं और से आपने लोन नहीं लिया हो, तो हम तो पिछले कितने महीनों से नहीं चार्ज कर रहे, आई थिंक मोर देन अ कपल ऑफ इयर्स। ओके, अगर आप सिर्फ रीफाइनेंस कर रहे थे तो उस समय हम चार्ज करते थे प्रीपेमेंट चार्जेस। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू डू दैट। हाँ, रीफाइनेंस के लिए तो उसके लिए हमने भी छोड़ दिया, वी आर नॉट चार्जिंग। पर अभी जो है एक हमारे पास एक और प्रोडक्ट था जिसमें कन्वर्जन पे करके आप करंट रेट्स पे आ सकते थे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये पिछले 4-5 सालों से है। तो जहां तक ज्यादातर जो हमारे बोरोअर्स थे, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट लेके कन्वर्ट कर लिया है, और वो जो कन्वर्जन चार्जेस है वो बहुत कम है कंपेयर टू प्रीपेमेंट चार्जेस। सो दैट इज वन थिंग। तो एज फार एज हमारी जो बुक है उसमें ऐसे हमें नहीं लगा कि कोई ज्यादा हमारे को कोई प्रॉब्लम आई हो। जहां तक कि हमें फायदा हुआ उससे, डेफिनेटली ये जो इंक्रीज हुई है हो सकती है उसके कारण भी फायदा हुआ हो, पर क्योंकि सबको उम्मीद तो थी कि बैंक्स भी नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि अनाउंस तो कर दिया था। ये सिर्फ NHB ने बैंक से पहले कर दिया है। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट बीन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। But yeah, it certainly is a pro-consumer initiative because a lot of people can actually refinance the home loans. या वो तो बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से जो चीज प्रो कंज्यूमर है वो तो होनी चाहिए, बिकॉज एक तरफ से मैं भी तो कहीं कंज्यूमर ही हूँ ना। पर ये ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि जिस तरह से लोग आज यहाँ से लोन लिया, कल वहां से लोन लिया, कहीं और से लोन लिया, और एंड में अगर आप आंकड़े लगाएंगे तो बोलेंगे अरे इतनी सारी हाउसिंग डिसबर्समेंट हुई, और देखा जाएगा कि वही लोन 5 इंस्टीट्यूशन से आया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। Exactly. जो भी रेगुलेशंस आए वो इस तरह से होनी चाहिए कि आप होम ओनरशिप या इस तरह से हो कि घर जो है घर बढ़े, नंबर ऑफ होम्स गो अप, वेदर आई लिव इन इट और आई रेंट इट आउट। घर तो नया बनाना, किस तरह से ये इट शुड नॉट बी नेगेटिव। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मिस रेणु सूद करनाथ। डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए तो एक एजुकेशन ऐसा सेक्टर था जहां पे एचडीएफसी ने काफी फोकस किया था। ब्रॉडली अगर आप बता सकें कि किस तरह से चल रहा है इस सेक्टर में और क्या आगे अभी प्लान है? बहुत एक तो नवंबर में ही तो हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया, तो इट इज वेरी सून। तो अभी तो क्या है कि वी वांटेड टू लुक कि हम किस स्कूल शुरू करेंगे और हम एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो स्कूल्स तो जब से आप सोचेंगे कि हमने स्कूल इस एरिया में बनाना है, उसमें 2 साल तो लगेंगे बाय द टाइम यू कैन कम विद। बट ब्रॉडली क्या प्लान है, आउटलाइन क्या है? द आइडिया इज दैट 2-3 स्कूल्स हमारे अपने होंगे और बाकी जो स्कूल्स, आजकल क्या है कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ लोगों के पास बिल्डिंग है, सब कुछ है, पर वेविदॉल नहीं है। तो ऐसे अगर कोई स्कूल्स हों जिनको हम वी कैन टेक ओवर, सो दैट इज वन थिंग। दूसरा है कि आजकल क्या लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर कमिंग आउट ऑफ कॉलेजेस, आईटी में भी हो सकते हैं, कॉमर्स सेक्शन में भी हो सकते हैं, और जब नौकरियां लेते हैं उनको बाद में पता चलता है कि या तो ये नौकरी मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और अगर समझ में आई है तो इट इज नॉट व्हाट आई थॉट इट वाज। और एम्प्लॉयज की तरफ से देखा जाए तो एम्प्लॉयज कहते हैं कि एम्प्लॉयज कम इन एंड उनका चर्न बहुत ज्यादा रहता है, तो ट्रेनिंग करते रहते हैं बिकॉज दे गेट एन एम्प्लॉय। सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि किस तरह से लोगों को थोड़ा कैटेगरी ऑफ पीपल जहाँ नॉट द टॉप एंड कॉलेजेस, क्योंकि टॉप एंड कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके पास तो जॉब हो जाती है, आराम से मिल जाती है। जिनको प्रॉब्लम है, जिनके पास कंपनीज नहीं आती हैं कि हाउ कैन वी मेक देम मोर एम्प्लॉयबल, तो ये हमने शुरू किया है। तो अभी तो बहुत ही टाइनी है कि अगले साल आपसे बात करेंगे तो कुछ बता पाएंगे। बट इन द मीडियम टू लॉन्गर टर्म आप श्योर आपके कोई प्लान होगा कि कितने नंबर ऑफ स्कूल्स आप टारगेट कर रही हैं, चाहे वो खुद के हो चाहे वो दूसरी तरीके से हो? देखिए अभी तो इट इज सो सून के वी आर इन द प्रोसेस। आई थिंक इन द नेक्स्ट 2-3 months के वील रियली नो, डिपेंडिंग ऑन कहाँ हमें लैंड मिल रही है, what type of demand is there, because कई एरियाज हैं, एक तरह है कि कई एरियाज में स्कूल्स नहीं है और कई एरियाज हैं जहाँ बहुत स्कूल्स हैं, स्कूल्स फिलअप नहीं हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है कि बिल्कुल ही स्कूल्स नहीं है। व्हाट सेगमेंट आर वी लुकिंग एट, वी डोंट वांट टू लुक एट द वेरी हाई एंड कि 15,000 20,000 फीस टाइप। सो वी आर लुकिंग एट, जिस तरह से हाउसिंग में हमने मिडिल इनकम को हाउस किया है, उसी तरह से मिडिल इनकम एजुकेशन। तो इट इज अ लिटिल अर्ली फॉर मी टू टॉक अबाउट इट। ओके, एजुकेशन वाज वन सेक्टर वेयर यू हैव डाइवर्सिफाइड, बट इसके अलावा ब्रॉडली कोई और ऐसे 1-2 सेक्टर्स जहां आप देख रही हैं कि एक शायद एचडीएफसी उतरने की लंबी अवधि में एटलीस्ट लॉन्गर टर्म प्लान्स में रहेगा जहां पे डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है? अभी तो कुछ खास नहीं है, पर ये है कि मतलब देयर इज अ ग्रुप व्हिच कीप्स थिंकिंग। तो अभी हाल में तो यही रिसेंट तो ये एजुकेशन ही है, उसी में वी आर लुकिंग एट इट। वर्ड ऑन योर सब्सिडरीज, आपकी सारी जो सब्सिडरीज हैं काफी अच्छे प्रॉफिट्स मेकिंग है। आई मीन कुछ प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ अभी भी लॉस मेकिंग है, बट ब्रॉडली अच्छी परफॉर्मेंस देखने को जो मिल रही लॉस है। मेकिंग है वो इसलिए लॉस मेकिंग है क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन है इसके कारण। हाँ, एग्जैक्टली। बट ब्रॉडली किस तरह की ग्रोथ उनके लिए आप देख रही हैं, और एचडीएफसी लाइफ स्पेसिफिकली जो कि इस बार एटलीस्ट प्रॉफिट में है? हाँ, एचडीएफसी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जैसे आपको मालूम है पिछले 2 सालों में क्योंकि जो रेगुलेशंस जैसे चेंज हुई थी उससे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को काफी दिक्कतें आई हैं। तो 2000 बेशक एंड में जो भी जैसे भी वो मैनेज कर रहे हैं, तो अगर इस साल अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आप देखिए तो हमारी जो पूरे साल में काफी महीनों है आवर ग्रोथ हैज बीन द हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ the premium income. इस साल as you already said कि we made profits for the first time. बाकी की अगर जो देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज है, they've all degrown. हमारी जो डी ग्रोथ है वो सबसे लीस्ट है। Exactly. जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जब आप देखिए तो उनका एक मेट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी परसिस्टेंसी कैसे रहती है, कि मतलब कितने लोग अगले साल और अगली इंस्टॉलमेंट देते हैं, स्टिकीनेस, तो वो 81% है। तो अगर ये सब आप देखेंगे तो इससे जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो बहुत स्टेबल है। हाँ, मार्जिन्स जो है, क्योंकि ये जो चेंजेस किया आया डीएनए से, उससे मार्जिन्स में बहुत इफेक्ट पड़ा। तो जो मार्जिन्स 18-20% की थी वो बिल्कुल नीचे आ गई। तो अब मार्जिन्स बढ़ी हैं इस साल, अगले साल तक और बढ़ेंगी। तो आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारी जो ग्रोथ है इंश्योरेंस कंपनी की, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उससे हम लोग बहुत हैप्पी हैं। और इट्स ऑल्सो मेड प्रॉफिट्स दिस ईयर। तो अगले साल दे आर ऑन जो हमारे अमिताभ चौधरी हैं जो
1.5 साल हो गया उन्हें आए हुए। तो जिस तरह से वो उनको स्टीयर कर रहे हैं, जिस तरह से बैंक के साथ उनका टाई अप है, जिस तरह से बाकी एजेंसी टाई अप्स कर रहे हैं, तो वी आर वेरी होपफुल कि नेक्स्ट 2 years में इनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है दैट हैज डन वेरी वेल। इनफैक्ट इस साल उनका जो ग्रोथ है 44% है, हाईएस्ट है, या एक आध शायद कंपनी थोड़ी इनसे ज्यादा होगी, 45% होगी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जब आप देखते हैं तो इनका कंबाइंड रेशियो देखा जाता है। जनरल इंश्योरेंस हमारी कंपनी का कंबाइंड रेशियो इस ईयर एंड में 92.1% है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंबाइंड रेशियोज नॉट ओनली हियर इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो the company is doing very well। छोटी है हालांकि, पर जिस तरह से ग्रो कर रही है doing well। एएमसी का ग्रो काफी अच्छा रहा है। Asset management company भी has done well। It's number 1 in the assets and management। Profitable भी है, one of the most profitable asset management companies। Gru है, Gru का हमारे results हमने last week ही announce किए हैं। So our बैंक ऑफ कोर्स हमारी सब्सिडरी नहीं है, बट बैंक इज एन एसोसिएटेड कंपनी, पर उनके भी आपने रिजल्ट्स तो देखे हैं। तो जहां तक मैं कह सकती हूँ जो एचडीएफसी ग्रुप कंपनीज हैं, देयर इज ऑल द कंपनीज आर डूइंग वेल, दे आर स्टेबल, वी हैव नो कंसर्न। एनी अदर इनऑर्गेनिक प्लान्स कहीं पे भी, कोई भी एरिया स्पेसिफिक? वो तो कभी भी कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमेशा वी आर ऑन अ लुकआउट कि किसी भी सेक्टर में जहां हम ऑपरेट करते हैं, अगर कोई इनऑर्गेनिक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जिसकी प्राइसिंग राइट हो, तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में कटौती की है एंड एवरीबडी फील्स दैट इट इज वन ऑफ द फैक्टर बट नॉट द ओनली फैक्टर टू बाय अ हाउस। सो आपकी तरफ से हम कब तक ब्याज दरों में कटौती की ऐलान सुन सकते हैं? क्या अब प्लान है आगे चल के इस बारे में? देखिए, जब भी ऐसी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जब तक वो इकोनॉमी का उसका इफेक्ट होता है कि जैसे हमारी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लैग रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर एक दो अगर फिर से कट हो या आर कॉस्ट ऑफ फंड्स कम्स डाउन, तो डेफिनेटली वी विल पास ऑन द बेनिफिट। हमेशा एचडीएफसी हैज पास्ड इट ऑन, सो देयर इज नो वे वी वोंट। तो आई गेस इन द नेक्स्ट मंथ और सो वील रियली नो क्या है, कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। Okay, and thanks for joining us. Thank you.